हेलो फ्रेंड्स, ये एक मॉडल पेपर है और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। ये पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो खंड बा है, खंड बा में क्वेश्चन नंबर 3 से आज क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो 3 में क्या है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। हमको इसमें ये भी बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ बच्चे कर लेते हैं और कुछ बच्चों से गलत हो जाता है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3-4 लाइनें तो कंपलसरी लिखना होता ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x, ठीक है। दहाई का अंक बराबर x मानेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर y मानेंगे। अब संख्या बराबर, ठीक है। संख्या बराबर क्या? 10x प्लस वाई। संख्या बराबर हो गई 10x प्लस वाई, ठीक है। अब अंक उलटने पर या अंक पलटने पर, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या या फिर बनी संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या या फिर बनी संख्या, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जब अंक पलट देंगे, y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ हो जाएगा, तो क्या होगा 10y प्लस x, ठीक है। तो अंक पलटने पर यह संख्या प्राप्त होती है। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, आपको ये 4 लाइनें लिखना तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। ये 4 लाइनें तो आप पहले लिखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमको बोला है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो दो अंकों की एक संख्या ये है, उसके अंक पलट दिए तो बनी संख्या ये है, ठीक है। ठीक, तो अंक उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66। इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो 66 है। तो बस यही लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये संख्या लिखी यहाँ पर और ये संख्या लिखी यहाँ पर, और बराबर कितना है? 66 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये 10x और ये x तो मिला करके 11x प्लस ये y और ये 10y मिला करके 11y इज इक्वल्स टू 66। अब इन दोनों से ना 11 कॉमन ले लेंगे और यहाँ x प्लस y बचेगा, बराबर 66। अब 11 एकन 11, 11 छक्का 66, 6 बार में कट हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है? 6। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से, ठीक है। ये हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि योग 66 है। अब क्या बोला है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो अंक हमने कौन कौन से माने थे? ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक, इनका जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है? वो 2 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या? x, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 तो हमारे पास ये है, ठीक है, और जो समीकरण 2 है वो क्या है? वो हमारे पास ये है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम इनको ऐड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो सके आपस में। ये मिला के हो गए 2x और ये मिला के हो गए 8, 6 और 2 मिला के 8। तो x बराबर 8 और ये आ जाएगा 2 बटे में 2 चौके 8। अब यहाँ से x बराबर 4, यानी x का मान तो हमें 4 मिला, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। कैसे? अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो x की जगह 4, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 यानी कि 2, ठीक है। तो y का मान तो हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा है क्वेश्चन में कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें वो संख्या बताना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? संख्या बराबर, संख्या बराबर, और संख्या पता है कौन सी लिखना है इसमें? संख्या हमको ये लिखना होता है, ठीक है, ये वाली, ये बनी संख्या नहीं लिखना है, इसमें मान रखना है, ओके।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। तो क्या 10 और x का मान कितना 4 प्लस y का मान कितना 2। तो यहाँ से हो जाएगा 40 और यहाँ से 2, तो कितना हो गया 42। जो आंसर आएगा वो 42 आ जाएगा। यानी कि जो संख्या बराबर हमारा आ रहा है, जो संख्या हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है 42। तो ये हो गया आंसर। अब इन्होंने इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं। और कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक तो 42 हो जाएगा और एक 24। तो 42 कॉमा 24 ऐसी 2 संख्याएं हैं। तो ये भी एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये अथवा पाठ लगाते हैं। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ओके, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि अब इस समय यानी वर्तमान आयु हमको निकालना है कि नूरी और सोनू की जो आयु है वो कितनी है। ओके, तो आंसर नंबर 3 यहाँ से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें इनकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, माना नूरी की आयु। ठीक है, या वर्तमान आयु लिख सकते हैं या फिर आयु भी ठीक है। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और क्या सोनू की आयु। तो क्या लिखेंगे, नूरी की, यहाँ की छूट गया, नूरी की आयु सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितना y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इतना मानने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो सबसे पहले यही लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये बताइए 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, नूरी की जो आयु है 5 वर्ष कम रही होगी, सोनू की आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी। तो बस यही लिखना है क्या, सबसे पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या होगा x माइनस 5 वर्ष रही होगी। ठीक है, और सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु रही होगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले दोनों की आयु रही होंगी। तो हमने इतना पढ़ा कि 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व जो है हुआ क्या था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी की आयु थी वो तो ऐसी रहेगी, लेकिन सोनू की आयु में हमें 3 गुना करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो नूरी की तो आयु ऐसी रहेगी और जो सोनू की आयु है उसमें हमें 3 से गुणा करना है। ठीक है भाई, नूरी की आयु तो यही रहेगी लेकिन सोनू की आयु में हमें 3 से गुणा करना है। और ये 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात है और ये है प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर 3 से 5 की गुणा करेंगे, 3 से y की गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस 3 बचे यहाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये है इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर माइनस 15। तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको वहां ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। और ये एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है। ठीक है, अब एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या बोला है, अब बोला है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 1 मिनट। अब बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नूरी की आयु तो वैसी रहेगी लेकिन सोनू की आयु में हमें 2 गुना करना है। ठीक है, लिखेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब क्या 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष यहाँ पर बाद भी लिख सकते हैं। तो 10 वर्ष बाद क्या रहा होगा, नूरी की आयु कितनी रही होगी, नूरी की आयु, नूरी की आयु रही होगी x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू की जो आयु रही होगी वो क्या रही होगी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, ये हमें इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, इसमें तो 10-10 वर्ष हमने दोनों में जोड़ दिया। अब बोला क्या था कि जो सोनू की आयु है उसको हमें दुगना करना है। तो क्या लिखेंगे x प्लस 10। ठीक है, बराबर किसके, इसकी आयु में हमें 2 से गुणा करनी, 2 से गुणा करनी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर यहाँ 2y और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब x माइनस ये जो 2y है इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y बराबर 20 और 10 वहां जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक,
फिर x माइनस 2y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो अब समीकरण को पहले एक पास लिख लेते हैं, -10 और यहाँ क्या है x माइनस 2y बराबर 2। अब दोनों को हमें सिंपली घटाना है, क्योंकि घटाने से ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए माइनस का 3y प्लस का 2y, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, क्योंकि 3 में से 2 गया तो एक लिखेंगे नहीं या फिर लिख भी ले। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जो माइनस का है बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। माइनस का 10 और माइनस का 2 तो माइनस का 12, ये कैंसिल हो गया। y बराबर 12। अब y हमने किसकी आयु मानी थी? y जो है हमने सोनू की आयु मानी थी, यानी कि सोनू की जो आयु है वो निकल के आ गई 12 वर्ष। ठीक, अब हमें किसकी आयु निकालना है? हमें नूरी की, तो किसी भी समीकरण में मान रख देंगे। तो ये समीकरण 2 है ना, इसमें मान रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 है क्या? x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x माइनस 2 गुणे और y की जगह कितना लिखेंगे? 12 बराबर 2। तो x यहाँ 12 दूनी 24 बराबर 2। तो x बराबर 2 प्लस 24 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 12 वर्ष। कहने का मतलब है कि जो x का मान है, जो नूरी की आयु है वो 26 वर्ष आ रही है और जो सोनू की आयु है वो 12 वर्ष आ रही है। तो बस अब लास्ट में यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि नूरी की आयु बराबर कितना? ये 2 है, 26 ईयर, यानी यानी कि 26 वर्ष। और सोनू की आयु बराबर कितना? ये 12 वर्ष। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमें ये और लिखना था कि समीकरण, ये स्टेप मिस हो गया है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, हल करने पर। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे लिख लेंगे तो ठीक है। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर आप 1-2 बार अच्छे से लगाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे बनेगा? हमें पता है कि एक बहुमंजिला कोई भवन है, उसके शिखर से यानी उसके बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, वहां से देख रहे हैं एक 8 मीटर ऊंचा कोई भवन है। अब जो वो 8 मीटर ऊंचा भवन है वो छोटा है उस पहले वाले भवन से या बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? ये हम यहाँ देखेंगे कि कोण क्या है हमारे पास। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, हमको अवनमन कोण दिया है। इसका मतलब क्या है? अब भाई इस बहुमंजिले भवन के तो ऊपर खड़े हैं और जो दूसरा भवन है उसके जो है हमको अवनमन कोण दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वाला भवन है वो छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला जो भवन है वो छोटा बनेगा और जो ये वाला भवन होगा वो ऊंचा है। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो चित्र ही बनाते हैं। तो हमने ये माना कि ये हमारा बहुमंजिला भवन है और यहाँ पर लिख देते हैं बहुमंजिला भवन। ये हमारा बहुमंजिला भवन है और इसको हम A और यहाँ पर मान लेते हैं B। और कोई एक छोटा भवन है जो कि 8 मीटर का है। ये है 8 मीटर ऊंचा कोई छोटा भवन। ठीक है, ये मान लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं C और D, इसको हमने ये नाम दे दिया। अब हमें कहा क्या है कि जब हम इसके ऊपर खड़े हैं, यानी जो बहुमंजिला भवन है उसके शिखर पर खड़े हैं, तब 8 मीटर का जो भवन है, ठीक है, उसके शिखर, तो उसका शिखर तो ये है, ठीक है, और क्या उसका तल तो ये है। भाई 8 मीटर ऊंचा जो भवन है उसका शिखर ये है और इसका तल ये है। तो कहा क्या है कि इसका जो अवनमन कोण है वो 30 है और इसका जो अवनमन कोण है वो 45 है, ये बोला है। ठीक है, फिर से समझिए कि देखने पर क्या देखा कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बना लेंगे कि ये वाला, भाई अवनमन कोण का मतलब होता है कि हमारी आंख की सीध से नीचे की ओर जो देखा जाए, अगर ये 30 है तो फिर इसका मतलब ये भी 30 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण, यहाँ पर एकांतर कोण भी लग जाता है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहा होगा। अब यहाँ तल है तो जो तल का कोण बनेगा ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब ये 45 रहा होगा क्योंकि अवनमन कोण था, तो फिर ये भी 45 रहा होगा। यहाँ से भी एकांतर कोण ही बन रहा है हमारे पास। ठीक है,
आई होप ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। हमको पूछा क्या है, ये जो बहुमंजिला भवन है इसकी ऊंचाई पूछा है और यहाँ दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों भवनों के बीच की दूरी x है और बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है वो h है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने ये मान लिया कि बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है वो h मीटर है तथा दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, x मीटर। दो भवनों के बीच की दूरी को हम लोग x मीटर मानते हैं। तो अगर ये x है तो ये वाला भी तो पोर्शन इतना x ही तो होएगा। अब अगर यहाँ पर ये इतना 8 है तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 8 ही होएगा, इतना 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम E पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कि ये E पॉइंट है। अब B से लेकर E तक इतनी दूरी कितनी होगी, जब ये पूरा H है और ये इतना 8 है। ठीक है, जब ये पूरा H है इतना 8 है तो H में से अगर हम 8 घटा दें, इस पूरे से ये घटा दें तो ये वाली दूरी हमको मिल जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है रही होगी H माइनस 8 मीटर। इतनी दूरी BE जो दूरी रही होगी वो H माइनस 8 मीटर रही होगी। ठीक है, अब देखिए हमको सारी दूरियां पता है। अब एक बार लिख लेंगे कि जो BE दूरी है वो H माइनस 8 मीटर है। ठीक है, और कौन सी दूरी, जो ये CD दूरी है, ठीक है, CD जो दूरी है वो क्या है, जो CD दूरी है वो 8 मीटर है। ठीक है, हमारे पास दो कोण है, हमको पता है ये वाला जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री का, तो BDE, तो एंगल BDE बराबर है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है BCA या फिर ACB ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल ACB बराबर क्या है 45 डिग्री है हमारे पास। अब हम सबसे पहले किस ट्राइंगल में लेंगे, तो सबसे पहले छोटे ट्राइंगल में ले लें या फिर इस बड़े ट्राइंगल में, किसी भी एक ट्राइंगल में ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज, किस त्रिभुज में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बड़े त्रिभुज में। तो ACB, त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में क्या होगा, ये tan 45 बराबर क्या होगा, ये लंब और ये आधार, भाई ये पूरा लंब होगा और ये आधार होगा। तो tan 45 बराबर BA या फिर AB बटे AC ऐसे बोल सकते हैं, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर पहले क्या AB और बटे में AC, तो AB बटे में AC। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और AB हमारा पूरा H है। ठीक है, पूरी दूरी तो H है और जो AC है AC हमारा X है, यानी कि जो जितना x होगा उतना ही h होगा क्योंकि x बराबर h है, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी और ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दोनों बराबर हैं, सेम है। ठीक है, तो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, क्या BDE में, त्रिभुज BDE में। तो अब हम क्या लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज BDE में, पुनः त्रिभुज BDE में, और BDE में हम क्या लिखेंगे कि tan 30, ठीक है, tan 30 बराबर क्या होगा BE और बटे DE। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 30 बराबर BE और बटे में DE, हम ये लिखेंगे, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो जो BE है, BE हमारे पास क्या रहेगा H माइनस 8। ठीक है, BE इतना ही तो है भाई, B यहाँ है और E यहाँ है, तो ये कितना रहेगा BE H माइनस 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे H माइनस 8 और बटे में DE, जो ये DE है ये कितना रहेगा, x ही तो रहेगा ये, तो यहाँ पर x लिख देंगे। और x को हम जानते हैं, ठीक है, x को जानते हैं कि h के बराबर है, तो पहले तो x यहाँ ले जाते हैं, x यहाँ ले गए, ठीक है, x की 1 से मल्टीप्लाई, अब √3 की h से मल्टीप्लाई, तो √3h माइनस √3 की 8 से करेंगे तो 8√3। ठीक, अब जहां पर हमारे पास ये x है वहां पर h रख देंगे, तो यहाँ h रख देंगे और यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये आया कहाँ से, समीकरण कहाँ से 1 से, समीकरण 1 से, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे कि समीकरण 1 से हमने x को h में रिप्लेस कर दिया है। ठीक, अब जो ये h वाला है ये यहीं लिखा रहेगा, ये जो माइनस का है इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8√3 और यहाँ √3h और ये h यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब 8√3 बराबर इन दोनों से h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1। अब 8/√3, अब ये जो है ये बटे में ले आएंगे, √3 माइनस 1 बराबर h, तो फिर h बराबर 8√3
√3 - 1। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ √3 - 1 था तो यहाँ √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो h बराबर, अब यहाँ 8 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये √3 ऐसे ही लिखा रहेगा और ये √3 + 1 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से √3 - 1 √3 + 1 फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला? a² - b² वाला। तो a² - b², तो h बराबर 8। अच्छा, ये जो √3 है ना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दे, तो √3 की 3 से तो 3 हो जाएगा और √3 की अगर 1 से कराएंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1, ये ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 3 प्लस √3 और यहाँ 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ 3 प्लस √3, यानी कि जो h का मान आ रहा है वो 4 3 प्लस √3 कुछ ऐसा आ रहा है। अब चाहें तो हम यहाँ पर √3 का मान रख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कोई मान दिया नहीं है कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसलिए आंसर हमको रूट में ही छोड़ना है। अगर रूट का कोई मान दिया होता तो हम रखते, नहीं दिया है तो हम ये आंसर यहाँ पर छोड़ेंगे। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, अभी ये आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बहुमंजिला, 1 मिनट बा बनाना था, ठीक है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर क्या होगा 4 3 प्लस √3 मीटर। और क्या लिखेंगे, दोनों भवनों के बीच की दूरी वो भी सेम ही रहेगी, तो 4 3 प्लस √3 मीटर। तो एक ये आंसर और एक ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ आंसर डालेंगे, यानी कि दोनों आंसर हमको इस तरह से लिख के भी दिखाना है, ठीक है। अब इसी 4 का ये अथवा पार्ट है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो भूमि का कोई एक बिंदु P लेना है, वहां से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि सामने एक कोई भवन बना हुआ है, उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 है, ठीक है। तो चित्र बनाते चलते हैं साथ में। कोई बिंदु P हमने ये मान लिया कि अगर ये बिंदु हमारे पास P है, ठीक है, अगर ये बिंदु P है तो कोई भवन बना हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि ये भवन हो गया 10 मीटर ऊंचा, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, हमने इतना सा भवन बनाया है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। और इस भवन का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु P से ये 30 बताया है, ठीक है। तो उन्नयन कोण तो ऐसे ही नीचे ही होते हैं, तो ये उन्नयन कोण 30 है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखता हुआ उन्नयन कोण बनता है। तो ये तो एक चित्र हमारे पास बन गया कुछ ऐसा। अब आगे कहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है। तो यानी यहाँ इसके ऊपर, अब ये ध्वज मान लेते हैं इतना है, ये ध्वज लहराया गया है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या बोला है, ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 है। तो ध्वज का जो शिखर है वो ये है और इस बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45। यानी कि हम ये कहें अगर यहाँ से हम इसको यहाँ मिलाते हैं ऐसे, तो जो ये वाला कोण है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कोण है 45 डिग्री का, ठीक। ये चित्र बन गया हमारे पास। अब इसको A बिंदु मान लेते हैं, इसको बिंदु B मान लेते हैं और इसको बिंदु C मान लेते हैं। हमें पूछा क्या है, देखते हैं इसमें हमें पूछा क्या है। हमें कहा है कि ध्वजदंड की लंबाई, ठीक है, ध्वजदंड की लंबाई और क्या बोला है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए लगाते हैं। अब ये जो है बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर, हम ये मान लेते हैं कि ये दूरी x मीटर है और इस ध्वजदंड की जो लंबाई है वो ना वो h मीटर हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से लिखेंगे, आंसर नंबर 4 का अथवा पार्ट है ये, तो यहाँ पर अथवा लिख लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर, हमने ये माना है कि जो हमारा ये ध्वज दंड है इसकी जो लंबाई है वो h मीटर है और जो ये A और P के बीच की दूरी है ना वो x मीटर है, हमने माना है। तो बिंदु P से भवन के बीच की दूरी हमने इसको माना है ये x मीटर है, ये दूरी x मीटर है और ये हमने h माना है। और हम जानते हैं जो भवन है ये AB भवन तथा भवन AB कितना है, ये 8 मीटर है, ये सॉरी ये 10 मीटर है, 1 मिनट, ये 10 मीटर का एक भवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 मीटर का एक भवन है। अब हमें दो कोण पता है, कौन कौन से कोण, एक तो ये वाला कोण यानी कि APB, तो एंगल APB जो है वो 30 डिग्री है और दूसरा एंगल है
सी, ठीक है, ये बड़ा एंगल ये है 45 डिग्री, तो एंगल ए पी सी ये है 45 डिग्री का। अब हमें दो त्रिभुज पता है, बस दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो पहला त्रिभुज ये छोटा वाला है, इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी बी में तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में हम जानते हैं कि tan 30, ठीक है, tan 30 बराबर ए बी बटे ए पी, ठीक है, लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर ए पी, ठीक है, नहीं ए बी बटे ए पी लेना था, ओके, ए बी बटे ए पी, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी जो हमारे पास ए बी है वो कितना है, ये 10 दे रखा है, तो 10 अपॉन, और ए पी कितना है, x है। अब x को यहाँ ले जाते हैं और √3 को यहाँ ले जाते हैं, तो x बराबर 10√3, ठीक है, x बराबर 10√3। तो x का मान तो हमें यहीं से मिल गया, ठीक है, x का मान तो हमें यहीं से पता चल गया। तो x बराबर क्या, 10, और √3 की वैल्यू हमको दे रखी है 1.732, ठीक है, √3 की वैल्यू हमको दे रखी थी 1.732। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1732। ये जीरो जो है ये जो जीरो है यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब x बराबर 17.32 मीटर, यानी कि जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है ना, यानी कि जो बिंदु P से A तक की दूरी है ना, वो कितनी है, वो 17.32 मीटर हमको दे रखा है, ठीक है। यानी कि बिंदु P से जो भवन है उसकी जो दूरी है वो क्या है, 17.32 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये h निकालना है, ठीक है, ध्वज दंड ही कितना लंबा है निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इस पूरे ट्रायंगल में ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में, APC में, ठीक है, APC में, पुनः त्रिभुज APC में, और APC में क्या, कि tan 45 बराबर पहले क्या, AC क्यों, क्योंकि ये पूरा लंब है, ठीक है, और ये आधार है, तो AC बटे AP, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज APC में tan 45 बराबर, यहाँ tan 45 लेना है, ओके, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे AP, ठीक है, tan 45 बराबर AC बटे AP। अब देखिए AC कितना लेंगे, AC लेना है हमको h+10, क्योंकि ये h है और ये 10 है, तो h+10 हमको लेना है ये, और यहाँ पर हमको कितना लेना है, यहाँ पर x लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, tan 45 बराबर क्या लेना है हमको 1, और यहाँ AC को लेना है h+10, और AP कितना है हमारा, x है, ठीक है, AP हमारा x है, तो x यहाँ चला जाएगा और यहाँ h+10 हो जाएगा, और x की वैल्यू हम जानते हैं क्या, 17.2, और ये 1 मिनट, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 17.32 बराबर h+10, और ये हम कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या होगा, 17.32, ये जो 10 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ h ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 17.32 में से अगर हम 10 घटाएंगे, ठीक है, 17.32 से अगर हम 10 घटाएंगे तो 7.32 आ जाएगा बराबर h, यानी कि जो ध्वज दंड की लंबाई है वो कितना है, 17.32 मीटर, ठीक है। अब दोनों आंसर एक पास लिख देंगे। अच्छा, घटाना तो सभी लोग जानते हैं ना कि 17.32 में से हमने 10 कैसे घटाया, 10 यहाँ लिखेंगे और 0 0 यहाँ लिखेंगे, 2 3 7 और यहाँ 0 ऐसे घटाया, ठीक है। तो बस यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या, कि ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितना, 7.32 मीटर, ये ध्वज दंड की लंबाई हो गई। और हमें क्या निकालना था, कि बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है, बिंदु P से भवन की दूरी वो कितनी थी, 17.32 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, एक बर्तन है जो उल्टा शंकु बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो कि खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, गोलियां का मतलब गोला, ठीक है, गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब वो गोलियां डाली जाती है तो 1/4 भाग जो पानी का है वो बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि जो बर्तन में गोलियां डाली गई तो कितनी गोलियां डाली गई थी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा, अब ये मान लीजिए कि एक उल्टा शंकु है, तो उल्टा शंकु हम कुछ इस तरह बना सकते हैं,
ठीक है, ये हमने एक उल्टा शंकु बना लिया और इसमें ना यहाँ ऊपर तक पूरा पानी पानी भरा हुआ है, फुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि इसकी ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और जो ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा खुला हुआ है, तो जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी त्रिज्या रहेगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है इसमें कुछ गोलियां डाली गई, ये इसमें कुछ गोलियां डाल दी गई। ठीक है, हमने ये माना कि इसमें ये कुछ गोलियां डाली गई। ठीक है, अब जब इसमें कुछ गोलियां डाली गई हैं तो हुआ क्या, कुछ भाग यानी कि 1/4 भाग जो पानी का है वो बाहर आकर गिरा, यानी कि कुछ पानी जो है ये नीचे आकर गिरा। और वो कितना पानी गिरा था, 1/4 भाग पानी यहाँ से नीचे आकर गिरा था। ठीक, अब हमें क्या बता, और इसमें क्या दिया है कि जो ये गोले हैं ना, इनकी त्रिज्या यानी कि जो गोली अंदर डाली गई ना, इनकी जो त्रिज्या है, ठीक है, वो त्रिज्या है इतनी, ये कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ये जो गोले की त्रिज्या है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना शंकु में, ठीक है, माना शंकु में n गोलियां डाली गई, मतलब जो गोलियों की संख्या है उसको हम n मान लेते हैं, n गोलियां डाली गई हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि शंकु की ऊंचाई, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, जो कि है कितनी, 8 सेंटीमीटर। और ये शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या r बराबर, अच्छा इसको r1 मानते हैं क्योंकि इसकी भी तो एक त्रिज्या है ना, तो r बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये शंकु की त्रिज्या। और जो ये गोलियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोलियों का मतलब गोले, गोले का आयतन लगेगा यहाँ पर, गोलियों की त्रिज्या, इसको R2 मान लेते हैं। और ये क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, ये गोलियों की त्रिज्या हमको दे रखी है। ठीक है, जब हमको इतना पता है, अब हम जानते हैं कि जो 1/4 भाग शंकु से पानी बाहर निकलता है, तो कब बाहर निकलता है, जब गोलियां डाली जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रश्नानुसार, ठीक है, समझिएगा, प्रश्नानुसार n, एक मिनट, n गुणे, ठीक है, गोलों का आयतन या फिर गोलियों का आयतन, n गुणे गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन। ऐसा क्यों, क्योंकि शंकु से ही तो 1/4 भाग पानी बाहर निकला है, तो शंकु का आयतन। ओके, तो हमें ये लिखना था, n गुणे गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन, हमें ये लिखना है। ठीक, अब बस इसमें मान रखना है। तो n गुणे और गोलियों का आयतन, हम जानते हैं कि जो गोला होता है ना, उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और गोली को हमने R2 माना है, जो गोली की त्रिज्या है ना उसको R2 माना, तो यहाँ R2 लिखेंगे बराबर 1/4 गुणे, और शंकु का जो आयतन है, ठीक है, वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसके लिए जो है ये हमने R1 मान रखा है, तो यहाँ पर R1 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से तो पाई पहले कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। ठीक, और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये भी बटे में है, ये भी बटे में, ये भी कैंसिल हो गया। अब n गुणे 4, और यहाँ पर क्या R2 की घात 3, और यहाँ 1/4, और यहाँ क्या R1 स्क्वायर इंटू h। ठीक, अब मान रखेंगे n गुणे 4, तो यहाँ पर ठीक है, 4 तो ऐसे लिखा रहेगा, R2 की घात 3, R2 है क्या, R2 हमारे पास है 0.5, तो क्या लिखेंगे 0.5 की घात 3, यहाँ 1/4 गुणे R1, और R1 को हमने मान रखा है 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 5 की घात 2 गुणे h, और h हमको 8 दे रखा है। ठीक है, ये जो h है शंकु की ऊंचाई, ये हमको 8 दे रखा है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। फिर n बराबर, अब यहाँ से क्या होगा, ये 1/4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, अब 5 की घात 2, इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 8। अब जो ये वाला पूरा पोर्शन है ना, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ बटे में आ जाएगा, तो क्या 4 गुणे, और यहाँ पे भी गुणे का निशान लगा देंगे, ये वाला 4 आ जाएगा, ये 4 तो पहले से लिखा है, ये वाला 4 भी आ जाएगा। इसको ना 3 बार लिखेंगे, 0.5 गुणे 0.5 और गुणे 0.5, ये लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे ऊपर, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 लगाएंगे। ठीक है भाई, पॉइंट हटाए तो हमने 0 लगाए, लेकिन एक को ना एक ही बार लिखा और इसमें 3 0 हमने बढ़ा दिए। 2 5 से 2 5 कैंसिल, क्योंकि अब यहाँ 5 5 बचा, तो 2 5 से 2 5 तो हमारे
कैंसिल हो गए। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या 5 बचा ये वाला, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमारा हो गया 200। अब 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 एकम 2, यहाँ पर कितना हो गया 100। तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100, n बराबर 100। ये हमारा n का मान 100 आ गया, यानी कि गोलियों की संख्या बराबर 100, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अथवा पार्ट देखते हैं क्या है। अब इसी 5वें का ये अथवा पार्ट है, तो इसमें क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी गोलाकार कोई कांच का बर्तन है और उसकी जो गर्दन है ना वो बेलनाकार है, कह सकते हैं सुराही के टाइप का कुछ बना हुआ है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी कि जो वो बेलनाकार ऊपर गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, और जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो नीचे गोलाकार भाग है ना उसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या बताया है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस जो बर्तन का आयतन है वो 345 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बच्चे ने यह पता लगाया कि बर्तन का जो आयतन है वो 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो हमको ये बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यानी कि 345 जो उस बच्चे का उत्तर आया था क्या वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, फिर यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, पाई का मान हमें क्या लेना है 3.14, पाई का मान हमको 3.14 लेना है इसमें। ठीक, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये कोई बेलनाकार गर्दन है और ये कोई गोलाकार भाग है नीचे का, कुछ इस तरह से बनाया हमने इसको। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो ये बेलन की जो लंबाई है, ये बेलनाकार भाग है ना, तो जो बेलन की लंबाई है ये हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग की लंबाई हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो व्यास है, व्यास मतलब इतना पूरा, ठीक है, इतना पूरा है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या तो आधी हो जाएगी। और हमें क्या बताया है कि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये व्यास का मतलब ये इतना पूरा, ये इतना कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 8.5/2। ठीक है, त्रिज्या आधी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर जो जो हमको दिया है पहले तो वो लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे कि बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई h, इसको h मान लेते हैं। h बराबर कितना हमको दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर। और क्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या इसको हम r1 मान लेते हैं। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/2 बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है हमको दे रखा था 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है ये जो गोलाकार भाग है, तो यहाँ से लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसकी भी तो त्रिज्या निकालनी है, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर ये क्या, ये 8.5/2, 8.5/2 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब हम बर्तन का हमें आयतन निकालना है, जो ये बर्तन इसका आयतन निकालना है, तो क्या लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन होगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, गोलाकार भाग का आयतन, ठीक, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, ये लिख लेंगे। और बेलनाकार भाग का आयतन होता क्या है πr² 1h। ठीक है, 1 क्यों लगाया, क्योंकि हमने बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो r1 मान रखी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, और गोलाकार भाग का आयतन हमें पता है 4/3 πr2 की घात 3। ठीक है, r2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने गोलाकार भाग की त्रिज्या जो है वो r2 मान रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर r2 लिखा है। ठीक है, इन दोनों से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लेंगे, और यहाँ r1 का स्क्वायर h, और यहाँ क्या 4/3 r2 का स्क्वायर, और r2 की घात 3, और यहाँ, ठीक है, ये हो गया बराबर
और पाई का मान हमें रखना है 3.14, तो यहाँ तो हम 3.14 रख लेंगे, गुणा R1, और R1 की जगह 1 मल्टीप्लाई 1 गुणे, और यहाँ H की जगह 8 लेना है हमको, ठीक है, प्लस यहाँ ये 4 तो लिखा रहेगा, बटे में 3 भी ऐसे ही लिखा रहेगा, गुणे R2, और R2 का मान हमको क्या लेना है 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 हमको ये लेना है, ठीक है, इतना हमको लेना है। अब यहाँ से 4 से तो ये 2 और 2 कट गए, ठीक है, ये 2 और 2 मिला के इस 4 से कट गए, क्योंकि 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 से कैंसिल हो गया। अब बस गुणा भाग ही करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 3.14 गुणे, यहाँ अब अगर 8 की 1 से करेंगे फिर 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा, तो यहाँ हमने डायरेक्टली 8 लिख दिया, प्लस यहाँ 8.5 और 8.5 की पहले गुणा करते हैं, तो 25 और 9 8 72, 1 मिनट, यहाँ 72 लिखना है। तो पहले इन दोनों की हमने गुणा कर ली, 25 हो गया और 9 8 72, तो इतना आ गया। अभी हमने ये गुणा नहीं की है, तो ये गुणा अभी करना बाकी है। अब यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी हमने गुणा कर ली, ठीक है। अब इसके नीचे ना 1 मान लेंगे और इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अब 8 छंग 48, यहाँ हो जाएगा 48, अभी इनकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ 1 से गुणा होगी तो 1 से गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और यहाँ 3.14 ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ गुणे का निशान लगा देते हैं। यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं पहले, 72.25 मल्टीप्लाई 8.5, इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं, ठीक। देखिए 25 और 5 दूनी 10, तो 12, एक कैरी 5 दूनी 10 और एक 11, 5 सत्ते 35 और एक 36, तो 5 से तो इसकी हो गई मल्टीप्लाई। अब 8 से भी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 5 40, हासिल 4 और 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, हासिल 1 और 8 सत्ते 56, 1 57, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 8 6 14 का 4, 1 कैरी हो गया, यहाँ 11 और यहाँ 6, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा पॉइंट, यहाँ आएगा भाई 1 2 और 3, तो पॉइंट 1 2 3, तो हमारा कुछ आया है 614.125, हमारा कुछ इतना आया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में जोड़ते हैं और 3.14 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कहाँ पर जुड़ेगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 0 0 बढ़ा लेंगे इसके बाद, और यहाँ पर जुड़ेगा ये, यानी कि ये हो जाएगा कुछ इतना। 4 का अगर हम 8 से 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 662, तो यहाँ लिखेंगे 662.125, और बटे में कितना है, ये 6 है, ये पूरा बटे में हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 6 से भाग कर देंगे, तो यहीं पर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई यहीं पर कर लेंगे। तो 4 पंचे 20, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 2 10, 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 छंग 24 25 26, तो यहाँ तो ये हो जाएगा। 1 से करना है तो ये पूरा ऐसे उतार लेंगे, 5 2 1, यहाँ 2 6 6, ठीक है, और यहाँ एक और कैरी यहाँ पर 2 कट लगा देंगे। अब 3 से करेंगे तो 5 15 का 5, 1 कैरी और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तिछाक 18, तिछाक 18 1 19, ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अब इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 0 5 5 5 10 तो 12 का 2, 1 कैरी, 8 7 15 1 16 1 17 का 7, 1 कैरी, 4 3 7 2 9 1 10 10 का 0, 1 कैरी, 6 6 12 6 18 1 19, फिर से 1 कैरी, तो 8 6 14 15 16 1 17 का 7, 1 कैरी, और यहाँ हो जाएगा पूरा 20, ठीक है, यहाँ पर 19 है तो पूरा 20 हो जाएगा, कुछ ऐसा आया है। अब पॉइंट कहाँ लगेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है हमारे पास आई है 2079.07250, बटे में कितना 6। अब इसको ना इससे डिवाइड करना है, तो यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं साइड में, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 उतार लेंगे, और 6 चौके 24, 6 पंचे 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 3, ये 9 उतार लेंगे, तो 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो रहा है, 36, 6 बार में 36 आ रहा है, ओके, यहाँ 3 बचेगा, ये 0 उतार लेंगे, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, फिर 6 पंचे 30, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ 7 उतार लेंगे, जब 7 उतारेंगे यहाँ से तो 6 एकम 6, एक बार जा पाया, 6 एकम 6, ठीक है, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है, यानी कि 346.5
5.1.2 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, क्या 364.512। लेकिन जो इसमें आंसर आया था, ठीक है, जो इस बच्चे का आंसर आया था वो आया था 345, ठीक है, 345 आया था, जो कि आंसर गलत है। हमारा आंसर आया है ये, तो इसमें क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन कितना, 346.512, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। जबकि जो बच्चे का आंसर आया था वो गलत आया था, तो क्या लिखेंगे, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। आप ये तैयार कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपका जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है।